हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में, जहां मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ यूपीएसआई यूपीपी के लिए और अन्य जितनी भी परीक्षाएं लगी हुई हैं उन सभी के लिए हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज़ शुरू किया हुआ है, जीएस स्पेशल। उस कड़ी में हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मिडिवल इंडिया की शुरुआत करी थी। उस कड़ी में हम लोगों का आज ये तीसरा या चौथा चैप्टर है, जिसमें से हम लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष, चोल साम्राज्य, राजपूत, अन्य वंश और ये सब हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू होने जा रहा है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण हम लोग पढ़ें उससे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा भारत पर अरबों का आक्रमण। और भारत पर अरबों का आक्रमण जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा अरब कंट्री में, अरब देशों की तरफ। और अरब देशों की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ हमको पता चलता है कि अरब देश में एक खलीफा हुए। आप लोगों को पता होगा कि हमारे वर्ल्ड में जब पहली बार हमारा यूरोप टूटता है, एक पूर्वी यूरोप एक पश्चिमी यूरोप, तो ये जब दो भागों में टूटते हैं तो यहाँ पर पहली बार क्या होता है, अरब में इसी के पैरेलल क्या चल रहा होता है, अरब में चल रहा होता है मूर्ति पूजा, जहाँ पर तीन मूर्तियों की पूजा चलती है, हब्बल और अलत उजा। इन देवताओं की इन मूर्तियों की पूजा होती थी, जिनसे एक ट्राइब थी जिसका नाम था कुरैश ट्राइब। इनकी उनसे आमदनी होती थी। इसी ट्राइब में जो जन्म लेने वाले थे वो थे हमारे मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब के बाद खलीफा सिस्टम चालू होता है। उसी क्रम में आप लोग देखेंगे कि जब भारत पर तुर्कों का आक्रमण होगा या गुलाम वंश आएगा तो यहाँ पर सल्तनत का एक हर राजा, हर बादशाह खलीफा से ज़रूर मान्यता लेगा कि वो राजा या बादशाह बनने लायक योग्य है। तो अरबों के आक्रमण के समय क्या होता है कि अरब खलीफा अल वाजिद के आदेश पर, अरब खलीफा कौन थे, अल वाजिद, अल वाजिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम मकरान के रास्ते स्थल मार्ग के द्वारा सिंध में प्रवेश करता है और सिंध पर पहली बार हमला करता है। और उसका साल होता है 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में वो मकरान के रास्ते स्थल मार्ग के द्वारा सिंध में आता है, सिंध में हमला कर देता है। उस समय का देवल आज के कराची पर ये हमला करता है, उसको हरा देता है। उसके बाद चाच के बेटे दाहिर पर हमला करता है और दाहिर को राबौर के युद्ध में पराजित कर देता है और मुल्तान पर अपना कब्जा ले लेता है। मुल्तान का मतलब है सिटी ऑफ गोल्ड। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि वो एरिया पूरा डिक्लाइन कर जाता है। इसके बाद इनका आधिपत्य हो जाता है और भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। दूसरा इनका मेन उद्देश्य था भारत की आर्थिक संपन्नता को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना। तो यहाँ पर पहली बार भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम आते हैं 712 ईस्वी में और ये पूरा अपना करके चले जाते हैं। इसके बाद फिर आते हैं भारत पर तुर्क। अब जो तुर्क आते हैं, ये तुर्क कौन से थे, ये तुर्क थे भारत भूमि के अंदर पहली बार प्रवेश पाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को जाता है, जिनका पूरा नाम है महमूद गजनवी। लेकिन भारत में अगर बात किया जाए राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है तो शंस बनी वंश के मोहम्मद गोरी को जाता है। तो भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय शंस बनी वंश के मोहम्मद गोरी को और भारत के अंदर भारत भूमि के अंदर प्रवेश पाने का श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को जाता है। तो अब जब सुल्तान महमूद को इतना बड़ा श्रेय जाता है तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा महमूद गजनवी आखिर था कौन। तो इसने शासन किया 998 से 1030 ईस्वी तक। इससे पहले क्या था, यमीनी वंश था जिसने गजनवी वंश के नाम से जाना जाता था। ईरान के शासकों की एक शाखा हुआ करती थी। अल्पतगीन ने इस वंश का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। बाद में उसके दामाद सुबुक्तुगीन ने ये गद्दी संभाली और सुबुक्तुगीन ही वो आदमी था जिसके गद्दी पर बैठने के साथ साथ गजनी और हिंदू शाही राज्य के बीच एक लंबा संघर्ष चलेगा जो कि सुल्तान महमूद के समय तक चलता रहेगा और इसका परिणाम होगा हिंदू शाही राष्ट्रों का नष्ट होना। फिर सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में महमूद 27 साल की अवस्था में गजनी के तख्त पर बैठेगा और 1030 तक शासन करता रहेगा। और 1000 से लेकर 1027 तक यानी कुल 27 साल में 17 बार भारत पर आक्रमण करेगा और 17 बार जीतेगा। और 17 बार आक्रमण आप सभी लोगों को पता है, मंदिरों को लूटेगा। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या था, क्योंकि हम लोगों को ये तो पढ़ाया जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया 1000 से 1027 ईस्वी, यानी 27 सालों के अंदर 17 बार आक्रमण और 17 बार जीता। तो हमें जानना रहेगा कि महमूद के आक्रमण के कारण क्या थे। तो उसके आक्रमण के कुल मिला के
4 कारण थे। पहला कारण था वो भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था, जैसा कि अरब के लोग चाहते थे, मोहम्मद बिन कासिम चाहता था। उसके बाद उसका प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना था। वो कभी राज करने के उद्देश्य से आया ही नहीं था, वो आता था, लूटता था और चला जाता था। फिर उनका राजनीतिक उद्देश्य पड़ोस के हिंदू राज्यों को नष्ट करना होता था, और यश की लालसा भी महमूद के आक्रमणों का कारण बनी। उसको कुल मिला के अपना यश चाहिए था, नेम फेम चाहिए था। जैसे आप लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए होती है, आपका यश फैले, कीर्ति फैले, ये इस तरह उसका भी एक पर्पज़ था कि उसको आक्रमणों के द्वारा जाना जाए कि हाँ कोई आदमी है, आता है, लूट के चला जाता है। और महमूद का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के अगेंस्ट होगा, और पेशावर के युद्ध में जयपाल हारेगा, और वो हार के बाद आत्मदाह कर लेगा, सुसाइड कर लेगा। और जयपाल का शासन कहाँ तक था? वो काबुल और पंजाब के क्षेत्रों में था, और वैहंद उसकी राजधानी हुआ करती थी। फिर 1009 ईस्वी में महमूद ने जयपाल के बेटे आनंद को हराया। फिर 1014 में उसने थानेश्वर को लूटा। साथ ही 1018 में कन्नौज पर आक्रमण करके चला गया, और आगे चलकर उसने मथुरा और वृंदावन पर हमला किया और अपार संपत्ति लूटी। फिर आता है साल 1025। इसमें महमूद ने सोमनाथ यानी गुजरात पर आक्रमण करके भव्य शिव मंदिर को लूटा, साथ ही मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। और इस समय यहाँ का जो राजा था वो भीमफस्ट था। आपसे पेपर में पूछेगा कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सोमनाथ मंदिर यानी गुजरात का राजा कौन था? तो भीमफस्ट था। और महमूद का जो अंतिम अभियान होगा वो 1027 में जाटों के अगेंस्ट होगा, और उसकी जो मृत्यु होगी वो 1030 ईस्वी में हो जाएगी। और महमूद के संरक्षण में अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी और अदर जो थे फर्रुखी जैसे विद्वान थे। अलबरूनी की रचनाओं की बात करें तो किताबुल हिंद या तारीख़ हिंद है, जो कि अरबी भाषा में है, और अलबरूनी ने 2 संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया था। पहली थी सांख्य कपिल मुनि द्वारा रचित, और दूसरी थी महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित। फिर इसके बाद आते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम था शिहाबुद्दीन उर्फ म्यूजुद्दीन मोहम्मद गोरी। गोरी वंश का उदय 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, और यह तुर्कों का शंसबनी वंश था जो पूर्वी ईरान से आकर गोर प्रदेश में बस गया था। मोहम्मद गोरी ने 12वीं शताब्दी में भारत पर हमला किया और यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना की। और मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर होगा, और यह आक्रमण गोयल दर्रे से होकर था। इसके बाद उच्च को भी वो जीत लेता है, और 1178 में उसने गुजरात पर हमला किया, लेकिन मूलराज द्वितीय ने आबू पहाड़ के पास गोरी को हरा दिया, और मोहम्मद गोरी की भारत में ये पहली पराजय थी। अगर पूछेगा कि भारत में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय किसके द्वारा हुई थी, तो मूलराज द्वितीय के द्वारा। कहाँ हुई थी? गुजरात में, आबू पहाड़ के आसपास के रीजन में। उसके बाद 1179 में मोहम्मद गोरी ने पेशावर को जीता, 1185 में सियालकोट को, और 1186 में उसने संपूर्ण पंजाब को जीत करके गजनवी राजवंश को समाप्त कर दिया, और गोरी राजवंश शुरू हुआ। फिर इसके बाद होता है चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में 1194 में ये युद्ध होगा, जिसमें गोरी ने कन्नौज शासक को पराजित किया और मार डाला। और 1193 में गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ और दिल्ली को जीता, और 1193 से दिल्ली भारत में गोरी के राज्य की राजधानी बन गई। तो भारत में अगर पूछा जाए सल्तनत को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है मोहम्मद गोरी को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में अजमेर को जीता, और वहाँ पर हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके उनके अवशेषों से दिल्ली में कुव्वात उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। बाद में 1196 में अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय किसने के काल में बना था। 1205 में गोरी का अंतिम मुकाबला खोखरों से होगा, और गोरी जब वापस गजनी की तरफ लौट रहा होगा तो दमयक नाम के स्थान पर 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दी जाएगी। और 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक, जो कि उसका गुलाम था, उसने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली। इसके बाद जो शुरू होगा वो शुरू होगा गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि सल्तनत व्यवस्था को लाने का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है। फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करें तो कुछ पुस्तकों के बारे में के द्वारा पता चलता है, जैसे हसन निज़ामी की ताजुल मासिर, अलबरूनी की तहकीके हिंद, मिनाजुस सिराज की तबाकात ए नासिरी, अमीर खुसरो की नूह सिपेहर, फिरान उस सदेन, खजान उल फितूह, मिल्ताह उल फतूह तुगलकनामा। फिर जियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फ़िरोज़शाही फतवाए जहांदारी, फ़िरोज़ शाह की फुतहात ए फ़िरोज़शाही, इसामी की फुतुह उस सतालीन, अमीर तैमूर लंग की मलफूजात ए तिमूरी आत्मकथा है, याहिया बिंद की तारीख़ मुबारक शाही, शेख रिज़कुल्लाह की ताकिया वाक़ियात ए मुश्ताकी और तारीख़ मुश्ताकी, अमीर हसन निज़वी सिज़्ज़ी की
फवाद उल फुआद, ये किताबों के माध्यम से हमें पता चलता है। कुछ विदेशी यात्रियों से भी पता चलता है, जैसे इब्न बतूता 1333 में ये मोरक्को के यात्री थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में रहे और इनकी रचना रिहाला थी। अब्दुल रज़्ज़ाक़ ईरानी राजदूत थे, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आएंगे। मार्को पोलो इटली से आएंगे 13वीं शताब्दी में। निकोलो कोंटी इटली का पर्यटक था जो 1420 में दक्कन की यात्रा करेगा। फिर डोमिगोस पायल पुर्तगाली यात्री, ये विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के समय भारत आएंगे। बारबोसा पुर्तगाली यात्री जो विजयनगर के शासन व्यवस्था पर विवरण देगा। नुनीस, ये पुर्तगाली बेड़े का व्यापारी था जो विजयनगर दरबार में रहा। ऐबक का मकबरा लाहौर में, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। इसके बाद शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत, जो कि चलेगी 1206 से 1526 ईस्वी के बीच में। तो हम लोगों ने आज पूरा अरब और तुर्क पढ़ लिया है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे कल के लेक्चर में दिल्ली सल्तनत, और कल के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत को। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।